हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग कंटिन्यू कई सालों से आ रहे हैं। तो इसमें से इस पृष्ठ रसायन जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के जो चैप्टर पृष्ठ रसायन है, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन एक नहीं बल्कि 4 और 5 क्वेश्चन देते हैं इस पृष्ठ रसायन में से सरफेस केमिस्ट्री। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन और उसके एग्जाम्पल और उत्तर के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे पृष्ठ रसायन जो आपके एनसीईआरटी का है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इस पे हम वीडियो बनाने वाले भी थे और कई स्टूडेंट इस पे कमेंट किए थे कि मैम आप पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री की वीडियो बनाइए कि उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे बता दीजिए। तो यहाँ पे हमने उनके लिए भी ये कर दिया और मैं बनाने वाली भी थी। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इसके क्वेश्चन है इसके बारे में आप देखेंगे इस वीडियो में और इसकी सॉल्यूशन उत्तर और एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्राउनी गति। ये ब्राउनी गति किसे कहते हैं? तो कोलाइडी कणों के टेढ़े मेढ़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिगजैग। ठीक है, टेढ़े मेढ़े गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं? विलयन में सॉल्यूशन में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। यहाँ पे जैसे इसकी मूव कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है, इस प्रकार से गति करती है, तो इससे ही क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। और प्रक्षेपण माध्यम की सांद्रताएं जैसे जैसे क्या होती है? बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये ब्राउनी गति क्या होता है? कम होता जाता है। उनको कहते हैं जैसे जल, ठीक है, जल की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। किसके? दूध के अपेक्षा, ठीक है, दूध के कंपेयर में क्या होती है? उसकी कम होती है सांद्रता, गाढ़ेपन कम होती है। और जैसे हो गया चीनी के शरबत, तो चीनी के शरबत के सांद्रता क्या होगी? पानी से अधिक होगी। तो जैसे जैसे इसकी सांद्रता प्रक्षेपण माध्यम की बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ब्राउनी गति क्या होती है? कम होती जाती है। यहाँ पे आप इसको समझ गए। फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन, ये स्वर्ण संख्या है, ब्राउनी गति, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के आते हैं। ओके, 2 मार्क्स के आते हैं और इसमें आपको टिप्पणी करना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है इसकी आंसर, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कोलाइडी विलयन को 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली अर्थात 10% NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा स्कंदन होने से उसका क्या करता है? रक्षण करता है, रोकता है, उसे ही स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया? एक बीकर ले लिया, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने 10 ml क्या किया? गोल्ड साल को ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 ml गोल्ड साल या कोलाइडी विलयन को ले लिया। ठीक है, कोलाइडी विलयन 10 ml गोल्ड साल या कोलाइडी विलयन को, उसी को ही गोल्ड साल को ही कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन को ले लिया और इसमें देखिए यहाँ पे 10 ml, ठीक है, 10 ml में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली अर्थात 10% NaCl। तो यहाँ पे 10% NaCl 1 ml, ठीक है। तो इसमें जो होता है 1 मिली, ठीक है, 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से इसका रक्षण होता है। तो यहाँ पे जो 10 ml गोल्ड साल है, ठीक है, कोलाइडी विलयन है, अगर इस 10 ml, ठीक है, 10 ml में है तो इसके स्कंदन से इसका रक्षण करने के लिए इसमें अगर आप 10% सांद्रता वाले NaCl सोडियम क्लोराइड की बस मात्र 1 ml
1 ml विलयन को डालेंगे तो इस गोल्ड संख्या की अर्थात कोलाइडी विलयन की क्या होगी, रक्षा होती है। स्कंदन होने से इसकी रक्षा होती है। और इसमें क्या करते हैं, इसकी रक्षा को बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं, रच्छी कोलाइड मिलाते हैं। ठीक है, रच्छी कोलाइड मिलीग्राम में मिलाते हैं। रच्छी कोलाइड या इसे क्या कहेंगे, द्रव स्नेही। तो इस द्रव स्नेही कोलाइड को अगर इसमें हमने मिला देते हैं, ठीक है, तो ये जो है 10% NaCl है, ये 10 ml का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अर्थात इसका स्कंदन क्या करता है, इसके स्कंदन से क्या करता है, रोकता है। इसमें जब रच्छी कोलाइड को हम मिला देते हैं, अर्थात ये द्रव स्नेही कोलाइड को हम जब इसमें मिला देते हैं, तो ये जो 10% NaCl 1 ml है, ये इसके गोल्ड संख्या का कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपकी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, तो यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड यानी हो गया क्या, रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में, हमने बताया इसको मिलीग्राम में लेंगे, वह मात्रा जो कोलाइडी विलयन की, अर्थात इस कोलाइडी विलयन की 10 ml में, यहाँ पे हमने 10 ml लिया, 10 ml में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली, अर्थात यहाँ पे हो गया 1 मिली 10% सांद्रता वाले NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से उसका क्या करता है, रक्षा करता है, अर्थात रक्षण करता है, उससे ही स्वर्ण संख्या कहते हैं। आप समझ गए। गोल्ड नंबर, ठीक है, गोल्ड नंबर में आ गया जैसे जिलेटिन। तो यहाँ पे हम, ठीक है, इस कोलाइडी विलयन में जिलेटिन की कितनी मात्रा को मिलाएंगे कि ये इसकी स्कंदन नहीं कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पे जिलेटिन की हम 0.005 से 0.01 इतने जब हम मात्रा को मिलाएंगे, ये जिलेटिन क्या करेगी, इसमें द्रव स्नेही कोलाइड है जो रच्छी कोलाइड मिलीग्राम में, इसको हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, जिलेटिन को इसमें मिला रहे हैं कोलाइडी विलयन में। तो अगर हम 0.005 से लेकर 0.01 तक मिलीग्राम में जिलेटिन की मात्रा को कोलाइडी विलयन में मिलाएंगे, तो ये क्या करेगी, इसकी स्कंदन होने से इसकी रक्षण करेगी, इसको रोकेगी। ये हो गई जिलेटिन, इसके एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पेप्टिकरण क्या है या पेप्टिकारक क्या है। तो ये पेप्टिकारक क्या है, इससे जानने से पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि हमारा लाइव क्लास शाम 7, ठीक है, 7 o'clock इवनिंग में 7 o'clock में चलता है। आप लाइव क्लास हमारे ले सकते हैं और इसके बाद आपको इसी वीडियो में हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए और वहां से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को ले सकते हैं और अपने स्टडी संबंधित किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे पेप्टिकरण, ठीक है, पेप्टिकरण क्या है। तो इसमें जो पेप्टिकरण है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट आपके पृष्ठ रसायन का क्वेश्चन है। तो ये जानेंगे हम ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट, क्या विद्युत अपघट्ट मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना ही पेप्टिकरण कहलाता है। समझ गए आप कि ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना ही पेप्टिकरण कहलाता है। अब इसके बाद हम इसका क्या जानेंगे, एग्जाम्पल, उदाहरण को जानेंगे। तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का 3 में फेरिक क्लोराइड FeCl3 पेप्टिकरण का तनु विलयन मिलाकर स्थायी साल प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे अब इसके हम रिएक्शन को लिखेंगे। तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने फॉर्मूला बताया FeOH का 3 और प्लस यहाँ पे FeCl3, ठीक है, ये क्या है, पेप्टिकरण है, ठीक है, पेप्टिकारक का कार्य कर रहा है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे हमारा FeOH का 3 और यहाँ पे संबंध है Fe3 प्लस और प्लस यहाँ पे 3 Cl पे माइनस। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे कितने हैं, क्लोरीन 3 है
तो इस पे यहाँ पे 3 क्लोरीन को इस प्रकार लिखेंगे तो इस यहाँ पे कितने हो गए 3 क्लोरीन हो गए, और उस पे जो माइनस के चार्ज हो गए वो 3 है, और Fe में तो बस प्लस का चार्ज होता है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमें 3 चार्ज लेना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, ये है इसकी एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लर्न तैयार कर लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए, रट लीजिए। तो यहाँ पे जानेंगे हम कि हार्डी-सुलजे का नियम किसे कहते हैं। विपरीत आयन की संयोजकताएं, ठीक है, हम सब आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे कि ये किस प्रकार होता है। विपरीत आयन की संयोजकताएं जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन के लिए स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि विपरीत आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन के लिए स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की सहायता से, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे SO4 पे, ठीक है, ये सल्फेट है, इस पे 2- होता है, इस पे 2- होता है, तो इसको हमको क्या करना है, इसकी स्कंदन क्षमता विपरीत आयन की संयोजकताएं जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमताएं भी उतनी ही अधिक होती है। तो इसको हमको समाप्त करने के लिए कितने, ठीक है, कितने चार्ज के लिए आवश्यकता है, तो यहाँ पे Ca कैल्शियम पे क्या होता है 2+ होता है, तो अगर हम इसको 2+ से क्या करेंगे, इस 2+ अर्थात कैल्शियम से इसको क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। ओके, तो इस विपरीत आयन की संयोजकताएं कितनी होती है, ये होती है, जैसे SO4 है तो इसकी 2- क्या है संयोजकता है, Ca कैल्शियम है तो इसकी 2+ संयोजकता है। तो विपरीत आयन की संयोजकताएं जितनी अधिक होती है, ये क्या है विपरीत है क्योंकि ये माइनस है सल्फेट का और ये कैल्शियम का प्लस है, अधिक होती है, कोलाइडी विलयन के लिए स्कंदन क्षमताएं भी क्या होती है उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, -2 है, तो इसको हमको समाप्त करने के लिए 2+ की स्कंदन क्षमताएं क्या है अधिक है, इसको समाप्त कर देगी। स्व उत्प्रेरण अर्थात स्व यानी होता है स्वयं, उत्प्रेरण कैटेलिस्ट यानी क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये अपक्रिया के दर को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। ठीक है, तो स्व उत्प्रेरक यानी कि जो ऐसे वो रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बना उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट जो क्रिया के लास्ट में क्या होता है बनता है, तो बना उत्पाद उस रासायनिक अपक्रिया में स्वयं, हमने बताया स्व का अर्थ क्या होता है स्वयं, उत्प्रेरक कैटेलिस्ट का कार्य करता है, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं। आप इसको समझ लिए। अब इसका हम एग्जाम्पल जानेंगे कि MnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण। तो ये अम्लीय के MnO4 है। ठीक है, आपकी वाइवा में भी पूछा जाता है कि दो अम्लीय पदार्थ का नाम बताइए, तो ये है KMnO4 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है अम्लीय है, तो के द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल का क्या करेंगे ऑक्सीकरण करेंगे। तो यहाँ पे KMnO4 प्लस क्या लेंगे हम ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला तो एक प्रकार से ऐसे लिखते हैं COOH एकल बंध COOH, ये क्या है ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं और इसको हम इस प्रकार H2C2O4। ठीक है, वही बात हो गया, इसमें 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो इसको हम इस प्रकार लिख दिए। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसकी ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो अर्थात इसमें से क्या निकलेगा जल निकलेगा। तो जल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा H2SO4 तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे वो 5 लेंगे, ठीक है, 5 के अनुपात में लेंगे, और H2SO4 कितना लेंगे 3 के अनुपात में। फिर उसके बाद ये हमारा क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, K है और यहाँ पे SO4, तो यहाँ पे हमारा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और
ठीक है, प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि MnSO4 क्या होता है, निकल जाता है। MnSO4 ये उधर का भाग था, हमने समझाने के लिए आपको बताया। MnSO4 फिर प्लस यहाँ पे और कौन से बन रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे CO2 भी बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देख रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन की संख्या बचे हैं। इसमें हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं निकाला कि जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन की संख्याएं निकले। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि हमने H2SO4 लिया तो उसमें से जल क्या होगा, जरूर निकलेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे K2 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो Mn की संख्या भी क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं Mn की संख्या को। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा कार्बन 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें यहाँ पे हमारा 10 कार्बन है। तो अगर हम इस CO2 के आगे यहाँ पे 10 करते तो क्या होगा, कार्बन की संख्या 10 हो गई। ओके, 10 हो गई। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 10 है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 8 कर दिया, ठीक है, 8 कर दिया, तो ये हो गए 16 हो गए। आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, 5 16 यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद और हमें कहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 दूना के 10 हो गए, 10 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, और 3 दूना के 6, अर्थात 16 हाइड्रोजन हो गए। तो इस प्रकार हमने 8 यहाँ पे किया, 8 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, कितने हो गए, 8 का इसमें 2 में गुणा करेंगे तो 16 नहीं होगा। तो हम ऑक्सीजन की संख्या, तो इधर ऑक्सीजन की संख्या टोटल देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गए, इसका 2 में मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे 20 हो गए, 5 का इसमें 4 मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे 4 का 3 में, ठीक है, कितने हो गए, 40 हो गए टोटल। और इधर भी हमारे कितने हैं, 40 है। आप काउंट, ठीक है, आप बैलेंस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ठीक है, सल्फर की संख्या देख रहे हैं आपकी, सल्फर यहाँ पे हमने 2 लगाया है, 2 MnSO4। तो यहाँ पे 2 सल्फर और 1 यहाँ पे 3 सल्फर, यहाँ पे हमने 3 लगा दिया तो हो गया। Mn भी 2 है, लग गए। सब में स्व उत्प्रेरक अर्थात ऑटो कैटेलिस्ट का काम कर रहा है वो तत्व Mn2+। Mn2+ क्या कर रहा है कि इस अभिक्रिया में, अर्थात जो ये KMnO4 है उसमें से जो Mn है वो क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया में स्व उत्प्रेरण अर्थात ऑटो कैटेलिस्ट का कार्य कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, इसको आपको हमारे अपना विद्यालय, ठीक है, इस मीनिंग को सर्च कीजिए, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल टिंडल प्रभाव, तो वहाँ पे आपको हमारे टिंडल प्रभाव दिखाई देने लगेंगे, टिंडल प्रभाव की वीडियोज। वहाँ से आप क्लिक करके टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे आपको ये भी लोगो दिखाई देगी अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल की, वहाँ पे आप ये भी लोगों पर क्लिक करिए और वीडियोज को ओपन कीजिए, जिससे कि हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के लगभग क्लास 12 और क्लास 10 के सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई कराई जाती है। आप वहां से, अगर आपका अभी तक हिंदी का तैयारी नहीं हुआ है क्लास 12 का, तो आप वहां से हिंदी की संपूर्ण तैयारी को कराया गया है, आप वहां से जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रेरित उत्प्रेरक, जो कि हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। समांगी और विषमांगी, इसको भी आप देख लीजिए, हमने इस वीडियो में नहीं बताया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर ये तीनों प्रश्न को देख लेना है। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में भी अपने शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।